एक ऐसी वैश्विक महामंदी जो आधुनिक समय में इस समय से पहले कभी नहीं देखी गई। जी हाँ, आपने सही गेस किया है। आज मैं 1929 के डिप्रेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। आज के पूरे लेक्चर में हम समझेंगे कि ये पूरा डिप्रेशन का जो मामला है या फिर ये इतनी जो महामंदी जिसको मैं बोल रही हूँ ये क्यों आई। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये जो स्टॉक मार्केट क्राइसिस का जो पूरा मसला है, इसका क्या मतलब है, हम इससे क्या समझते हैं, ये क्या एग्जैक्टली और क्यों एग्जैक्टली हुआ। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर के एंड में हम ये जानेंगे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने क्या कुछ कदम उठाए जिसकी वजह से ये ग्रेट डिप्रेशन से यूएस और फिर पूरा जो विश्व है वो उभरने की उन्होंने या फिर हम सब ने बेसिकली कोशिश करी या फिर हम धीरे धीरे उभरना शुरू हुए। तो ये जो पूरी कहानी है ये शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। वर्ल्ड वॉर 1 में मैं यहाँ पर दो कंट्रीज की बात करने वाली हूँ। पहला है यूरोप और उसके बाद मैं बात करूंगी, पहला है यूरोप और यूएस। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 नहीं था, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले क्या होता था कि यूरोप जो है वो बहुत सारे अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करता था। यूरोप, आपको पता है यूरोप में इतनी सारी ये सारी कंट्रीज हैं, जर्मनी, स्पेन, इतनी बड़ी बड़ी इटली, इतनी बड़े बड़े यहाँ पर कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे विश्व में अलग अलग देशों को। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि यूरोप ने ये जो अपना एक्सपोर्ट है या फिर आप बोल सकते हो यूरोप में कुछ मंदी आई और उन्होंने सामान बेचना बंद कर दिया। यही अपॉर्चुनिटी थी यूएस के पास, किसके पास, अमेरिका के पास, कि वो अपना सामान अब बेचना शुरू कर सकता है यूरोप की जगह, यूरोप में भी और बाकी और देशों में भी। तो ये जगह ली, ये स्थान ली यूएस ने, अमेरिका ने ये जगह ले ली। अब अमेरिका ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को, इंक्लूडिंग यूरोप। ठीक है जी। तो ये इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। स्पेशली अमेरिका जो है, स्पेशली आर्म्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका ने। किसको, यूरोपियन कंट्रीज को और बाकी और भी देशों को। अगर किसी को नहीं पता है, अगर किसी को आप बोल सकते हो यूएस के आर्म्स एक्सपोर्ट के बारे में नहीं पता है, उन सब के लिए मैं यहाँ पर ये जानकारी दे देना चाहती हूँ कि यूएस जो है वो ग्लोबली जो है आर्म्स एक्सपोर्टर में टॉप पोजीशन होल्ड करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 37% जो है आर्म्स का एक्सपोर्ट यूएस को जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो देश आता है वो है रशिया, फिर है फ्रांस, जर्मनी, चाइना, यूके, स्पेन और इजराइल। तो आपको यूएस जो है ये यहाँ पर याद रखना है। तो मैं बोल रही थी कि यूएस ने जो है वो अपना आर्म्स और बाकी और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू करती, किसको, यूरोपियन कंट्रीज को और बाकी बहुत सारे देशों को। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये जो कंट्री की जो मैं बात कर रही थी, यूरोप की जो मैं बात कर रही थी, इन्होंने उभरना शुरू किया धीरे धीरे और इन्होंने जो ये यूएस से सामान ले रहे थे वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। अब यूएस को इस चीज से दिक्कत होगी, यूएस की इकोनॉमी इस चीज से प्रभावित होगी, डेफिनेटली प्रभावित होगी। ठीक है। अगर कोई भी किसी का एक्सपोर्ट कम हो जाता है, उस देश के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो ये बेसिकली उन पे प्रभाव पड़ा। बट प्रभाव पड़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहती हूँ। जब यूएस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, उसके मैं कुछ फिगर्स दिखाना चाहती हूँ कि यूएस जब जिस टाइम पर एक्सपोर्ट कर रहा था तो काफी ज्यादा आप बोल सकते हो कि उनका जो इकोनॉमी जो है उस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 42% उनकी इकोनॉमी बढ़ गई थी और उनका जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो 218% बढ़ गया था, जो कि 7 सालों में 20% का इंक्रीज जिसमें देखा गया था। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक इकोनॉमी, एक ऐसा देश जो इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो उसके वहां पर इतनी ज्यादा महामंदी जैसी सिचुएशन आ गई। ये हम आगे जानेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। ठीक है जी। अब क्या होता है कि यूरोप ने, मैंने जैसा कि आपको बताया, एक्सपोर्ट लेना बंद कर लिया। अब क्या हुआ, यूएस के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ा। ठीक है। यूएस का सामान एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा था। ठीक है जी। यूएस का सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। यूएस के किस किस चीज़ों पर इम्पैक्ट पहुंचेगा, यूएस के बैंकों पर इम्पैक्ट पहुंचेगा, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग, यूएस के कंपनीज पर इम्पैक्ट पहुंचेगा। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ने बैंकों से लोन लिए हुए थे क्योंकि प्रोडक्शन इस टाइम पे बढ़ रहा था, राइट, एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ रहा था।
तो कंपनीज ने क्या किया, बहुत सारा लोन लेना शुरू कर दिया और बहुत सारा सामान बनाना शुरू कर दिया, बना के वो बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये इकोनॉमी को इतना बढ़ा तो दिया, ठीक है, बट शायद ये नहीं सोचा कि जब थोड़ी मंदी आएगी तब हम ये जो इतना भारी भयंकर लोन ले रहे हैं और अगर मंदी आ गई तो इसको कैसे चुकाएंगे। ना ये कंपनी ने सोचा, ना ये बैंकों ने सोचा। बैंकों ने भी कोलेटरल फ्री लोन कंपनियों में ऐसे ही बांट दिए, कोई रेगुलेशंस ही नहीं रखे, कोई अच्छी तरह निगरानी ही नहीं रखी। तो आप देख रहे हो यहां से प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर रियलाइज नहीं हो रहा है, पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है जब इतना ज्यादा लोन लेना कंपनीज ने, लोगों ने शुरू किया। और सिर्फ कंपनीज ने ही नहीं, लोगों ने भी लोन लेना शुरू किया, क्योंकि आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट, यहां पर मैं आपको बता रही हूँ स्टॉक मार्केट की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो लोगों ने अपने घर तक बेच के जो है स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे थे इस टाइम पे, बहुत तगड़े रिटर्न्स आ रहे थे, तो लोगों ने ये सब करना शुरू किया, राइट। बट क्या हुआ, यूरोप के पास सामान जाना कम हो गया, ठीक है, कंपनीज का घाटा होना शुरू हो गया, कंपनीज का अब सामान बिक नहीं रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई। जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई तो कंपनीज ने जो इतना ज्यादा लोन लिया हुआ है वो लोन बैंक में कैसे चुकाएंगे, नहीं चुका सकते। बैंकों ने कोई कोलेट्रल भी नहीं लिया है, क्योंकि बैंकों को उस टाइम पर लगा, क्योंकि जब ये ऐसा पीरियड चल रहा है तो बैंकों को लगा कि मुनाफा ही होगा, कंपनीज दे देगी लोन वापस, ठीक है, बट वो नहीं दे पाई, कंपनीज फेल हुई, कंपनीज नहीं चुका पाई, बैंक फेल हुए, ठीक है जी। जो आम आदमी था जिन्होंने अपने स्टॉक में लगाए थे, स्टॉक मार्केट की जो, या फिर आप बोल सकते हो जो ये वैल्यू है, ये क्रैश करी तो वो पैसा डूबा। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं, हर तरीके से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि घाटा ही घाटा हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से इन्हीं सब चीजों की वजह से, जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि वॉल स्ट्रीट, जहां पर हम ये जो इनका पूरा जो ट्रेडिंग होता है, वो स्टॉक मार्केट जिसको हम बोलते हैं, वो क्रैश कर गया, ठीक है जी। और यही शुरुआत थी इस ग्रेट डिप्रेशन की, जो आज तक भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं, 1929 का, जो कि 39 तक चला था। हालांकि ये इसके बाद भी थोड़ा बहुत काफी इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले, बट हम 1929 से 39, ये 10 साल का पीरियड यहां पर देख सकते हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया कि हमने इसको ग्रेट डिप्रेशन का नाम क्यों दिया है, क्योंकि इतने ये आधुनिक समय में या फिर इतने मॉडर्न टाइम्स में, पिछले आप बोल सकते हो जब से ये मॉडर्न टाइम शुरू हुआ है, तब से इतनी बड़ी महामंदी कभी भी नहीं देखी गई है, इसलिए हमने इसको ये नाम भी ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया है। सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो स्टॉक प्राइसेस जो थे, स्टॉक के जो वैल्यू थी, जो प्राइसेस थे, वो कम होना शुरू हुए। कब, ये मैं बात कर रही हूँ सितंबर 4, 1929 की, और उसके बाद धीरे धीरे एक महीने में ही अक्टूबर 29 तक 1929 तक ये जो है पूरा क्रैश कर गया मार्केट, और इसी को हम ब्लैक ट्यूसडे भी बोलते हैं, जब ये क्रैश हमें देखने को मिला, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या एग्जैक्टली यहां पर हुआ, हाइलाइट्स। वैसे तो मैं पूरी बात आपको अब एक कहानी के तौर पे सुना चुकी हूं, पूरा मैं आपको बता चुकी हूं कि ये यूएस में शुरू हुआ। हालांकि ये शुरू यूएस में हुआ था, पर क्योंकि आपको पता है यूएस से बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, तो शुरू यूएस में हुआ, पर ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है, यूरोप में फैला, ठीक है जी। ये डेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या क्या कॉजेज हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहां पर दिक्कत हुई, ठीक है। यूरोप ने जब एक्सपोर्ट या फिर यूएस से लेना बंद कर दिया, तो यूएस की कंपनीज को, यूएस के बैंकों को हर चीज में घाटा होना शुरू हुआ, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे रेगुलेशंस भी इतने अच्छे से नहीं रखे हुए थे, ये पॉलिसीज भी, या फिर ये स्पेक्यूलेट ही नहीं किया था उन्होंने, ये शायद सोचा ही नहीं था कभी उन्होंने कि इस तरीके से मार्केट गिर जाएगा, कि कंपनीज भी फेल हो जाएंगी, बैंक भी फेल हो जाएंगे, ठीक है जी, और जितना स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर जाएगा, राइट। स्टॉक मार्केट, अगर मैं ये क्रैश की बात करूं तो स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस है वो 85% तक उसकी वैल्यू गिर गई। उसके साथ साथ ये बात मैं सपोर्ट करने के लिए कि इसको हम ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोलते हैं, ये मैं बता दूं कि जो पूरी एक वैश्विक जीडीपी थी उस टाइम पे 30% डिक्लाइन हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 47% डिक्लाइन हुआ, और इसका जो आम जनता पर नतीजा पहुंचा वो था अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा उस समय में बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने इन सब चीजों से, इस पूरे डिप्रेशन से उभरने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो पॉलिसीज बनाई, जिसने बहुत सारी चीजें
बहुत सारा हेल्प करी पूरे विश्व की, स्पेशली यूएस की, इस पूरे इकोनॉमी क्राइसिस से उभरने की। उससे पहले मैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उन पर जाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इनसे पहले कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए। इनसे पहले भी जो प्रेसिडेंट थे जैसे हर्बर्ट हुवर थे, उन्होंने भी काफी सारे स्टेप्स उठाए, पर वो जो स्टेप्स थे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहे। फाइनली रूजवेल्ट ने एक बहुत बड़ी वो पॉलिसी के साथ आए जिसको हम फेमसली न्यू डील के साथ जानते हैं। आइए हम ये जान लेते हैं कि न्यू डील में उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या ऐसा करा था जिसकी वजह से ये पूरे वैश्विक स्तर पे एक तरीके से आप बोल सकते हो, या फिर यूएस में स्पेशली लोगों की हेल्प हुई इस क्राइसिस से उभरने के लिए। इस चीज के लिए, इसको जानने के लिए आपको ये 3 आर समझने पड़ेंगे, क्योंकि इस न्यू डील का पूरा जो मतलब था वो इन 3 आर से ही बनता था। सबसे पहले उन्होंने बात करी रिलीफ की, कि जी डिप्रेशन से ये जो लोग गुजर रहे हैं इनसे मुझे लोगों को राहत पहुंचानी है। दूसरा है रिकवरी, कि ये जो पूरा डिप्रेशन है हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि ये खत्म हो जाए। तीसरा था रिफॉर्म, कि इस तरीके से हमें चीजों को स्ट्रक्चर करना है कि आगे इस तरीके का कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस या डिप्रेशन ना आ पाए। एक तो उन्होंने क्या एग्जैक्टली चीजें करी और क्या पॉलिसीज बनाई। सबसे पहला उन्होंने FERA यानी फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, ताकि यहां से स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट को फंड मिल सके, क्योंकि फंड्स की सबसे ज्यादा कमी थी इस समय पर। उसके बाद इन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक बनवाया, राइट, ताकि लोन्स प्रोवाइड हो सके लोगों को। उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934 के साथ ये आए, ताकि लाइसेंस टू स्टॉक एक्सचेंजेस और ये बेसिकली रेगुलेशंस स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक एक्सचेंजेस पे थोड़ा अच्छे से हो सके। उसके बाद नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट के साथ आए, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा सके और उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने काफी सारे स्टेप्स उठाए, क्योंकि फार्मर्स को भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन्हीं को घाटा हुआ था, नहीं, फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं इस पूरे डिप्रेशन से काफी ज्यादा कुछ उन्होंने भी काफी कुछ झेला था, ठीक है। तो फार्मर्स को भी कॉम्पनसेट करने के लिए, उनके एग्रीकल्चरल प्राइसेस को बढ़ाने के लिए भी ये एक स्कीम के साथ आए। उसके बाद वर्क आवर्स, ये मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी कि वर्क आवर्स को इन्होंने कम किया। उसके बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ ही आए, और उसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ताकि स्टॉक मार्केट्स को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर सके। काफी ज्यादा रेगुलेशंस की कमी हमें देखी बैंक्स में, स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी इन्होंने काफी सारे स्टेप्स उठाए। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहां पर देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने आते ही 4 दिन की बैंक की हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, ताकि लोग जो है वो और ज्यादा विड्रॉ ना कर सके, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी हो रही थी। बैंकों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, और लोग तो अपना पैसा लेने के लिए बैंक्स में जाएंगे, बट बैंकों के पास है ही नहीं। उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ था कंपनीज को, और कंपनी वापस चुका नहीं पाई, क्योंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही बंद हो गया। कंपनी अब मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अब वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रही है। तो आप ये साइकिल जरूर समझिए। उसके बाद जो है, जितने भी इंसॉल्वेंट बैंक थे, जो बैंक करप्ट हो चुके थे, उन्होंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद लोगों से ये रिक्वेस्ट करी और लोगों को ये आश्वासन दिलाया कि प्लीज आप जो अपना पैसा है वो बैंकों में, जितना भी जो भी पैसा है वो बैंक्स में आप डालिए, और आप एकदम सुनिश्चित फील करिए आपका ये पैसा जो है अब नहीं डूबेगा। तो अपने कॉन्फिडेंस में इन्होंने लोगों को लिया और लोगों ने डालना भी शुरू किया ये पैसे, ठीक है। उसके बाद लिकर पे बैन लगा हुआ था, वो लिकर बैन भी इन्होंने हटा दिया, ताकि स्टेट का जो है कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये सारे कुछ कदम थे जो इन्होंने आते ही उठाए, जो डेफिनेटली हेल्प करे। हालांकि बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि रूजवेल्ट की जो पॉलिसीज थी ये कभी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई, बट हम इस चीज से बिल्कुल नहीं नकार सकते कि बहुत सारी चीजें इन्होंने जो लाई, बहुत सारी पॉलिसीज इन्होंने जो लाई, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करे हैं उस डिप्रेशन से उभरने में। हालांकि बहुत समय लग गया या फिर बहुत टाइम लग गया इस पूरी सिचुएशन से उभरने में, बट ये पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करी है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ चीजें जानने को मिली होंगी। कल मैं फिर कुछ बर्निंग और फिर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के साथ आऊंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।